हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके करिकुलम चेंज को। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हमारा यूनिट 5 करिकुलम चेंज चल रहा था। हाँ, उसमें हमने 5D हमारा रह गया था। ठीक है, सेक्शन जो था डी सेक्शन हमारा रह गया था। ABC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो डी सेक्शन में हम क्या देखें, करिकुलम चेंज क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को चेंज को अफेक्ट कर सकते हैं। अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको यूज किया जाता है ना करिकुलम चेंज, है ना। क्या रोल होता है स्टूडेंट्स का, टीचर का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, कोई भी करिकुलम अगर हम चेंज करेंगे तो इन सब का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, वहाँ पे स्कोप के बारे में बात करेंगे। करिकुलम रिसर्च में कौन सी रिसर्च है जो करिकुलम स्टडीज़ में यूज़ की जाती है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम चेंज। देखो, चेंज क्या होता है, मतलब जब कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना। कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ तो हम क्या करते हैं, उसके साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ चीजों को। ट्रांजिशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, शिफ्ट होते हैं। मतलब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे डाला है। जैसे आप कीवर्ड समझ जाओ, अगर चेंज आता है, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाई हो गया, न्यू हो गया, सॉरी एडजस्ट हो गया, शिफ्ट हो गए। ये सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी चेंज लाने के लिए ये सारे प्रोसेस होता है वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे आती हैं। लेकिन हम अगर करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम चेंज में बात करें, तो करिकुलम चेंज क्या होता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए कोई नई चीज को, ठीक है, हम मतलब अपने करिकुलम को कुछ डिफरेंट करना का चाह रहे हैं। ठीक है, करिकुलम को क्या बनाना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, करिकुलम रिवीजन बोले या फिर करिकुलम चेंज बोले, मींस मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन अ सम वे, है ना। करिकुलम को कुछ डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी वहां पे क्रिएटिव करना चाह रहे हैं। दिस ऑफन मीन्स अल्टरेशन ऑफ फिलोसफी बाय वे ऑफ इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब उनकी जो फिलॉसफी है, कुछ उसमें हम नया जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक, कुछ न्यू एलिमेंट है जो हम पुराने में जोड़ना चाह रहे हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस एग्जिस्टिंग करिकुलम को रिव्यू करना पड़ेगा। जो भी कंटेंट वहां पे होंगे, जो मैथड्स होंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इवेल्युएटर प्रोसीजर्स को यूज करना चाह रहे हैं उसको उनको रीथिंक, मतलब फिर से सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती करिकुलम चेंज में। एक तरीके से आप बोल सकते हो करिकुलम इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, करिकुलम होता क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। जितने भी सेलेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो प्लान किए जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है, किसी भी डिफाइंड, सबसे पहले समझो यहाँ पे करिकुलम क्या होता है। करिकुलम क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ऑफ द टोटल ऑफ द सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस प्लान्ड बाय अ स्कूल। ठीक है, किसी डिफाइंड मतलब किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, किसी एम को अटेन करने के लिए। ठीक है, जो टोटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, टोटल ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्कूल प्लान करता है, वो है हमारा करिकुलम। ठीक, मैंने सिर्फ करिकुलम की बात की, तो क्या होता है एक वन लाइन में समझो। करिकुलम इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द टोटल की बात करें, सिर्फ एक की बात नहीं करें, सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पे बात करें। टोटल ऑफ सेलेक्टेड एक्सपीरियंसेस प्लान्ड बाय अ स्कूल। ठीक है, किसी भी डेफिनेट या फिर जो गोल है उसको अटेन करने के लिए। और करिकुलम चेंज क्या होता है, करिकुलम चेंज का मतलब होता है मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन अ सम वे टू गिव इट अ न्यू पोजीशन और डायरेक्शन। मतलब करिकुलम चेंज क्या है कि करिकुलम को हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। उसी मतलब पहले ये ओल्ड फिलोसफी पे काम कर रहा था, अब उसमें कुछ न्यू चीजों को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसे उसमें इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, एक नई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे देखो, हमारे भी करिकुलम में काफी सारे चेंजेस हुए हैं ना। ठीक, पहले क्या था, अब क्या है, अब में बहुत फर्क हो गया है ना। तो वही बात हुआ जा रहा है कि करिकुलम क्या होता है, मतलब कुछ हम करिकुलम को एक तरीके से कुछ डिफरेंट वहां पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे वो एक नई पोजीशन में पहुंच जाए, इसको एक नई डायरेक्शन मिल पाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कंटेंट है,
है ना, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, जो भी मेथड्स हैं उसको भी देखना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पे, अगर हमें पुराना करिकुलम पता ही नहीं है तो हम नया उसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पुराने मेथड्स हमको नहीं पता है तो हम नया उसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो हमारा जो पुराना करिकुलम है, एग्जिस्टिंग करिकुलम है, उसको देखना पड़ेगा, उसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या जरूरत है यहाँ पे। अब ऐसा भी ना हो कि जो जरूरत नहीं है वो वहां पे डाल दे, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके मेथड्स को देखना पड़ेगा, कंटेंट को, सिलेबस में चेंजेस की जरूरत है या नहीं जरूरत है, कौन से इवेल्युएट जो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो इवेल्युएट जो भी आपके टीचर्स हैं वो उसको यूज करे फॉर द इवेल्युएशन, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी करिकुलम चेंज में। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि करिकुलम चेंज क्या होता है। ठीक, करिकुलम समझ में आ गया, करिकुलम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। करिकुलम चेंज क्या है कि कुछ हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, दिक्कतें भी आएंगी कुछ, है ना, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसको चेंज, जब हम चेंज करेंगे तो उसको इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज। ठीक, सबसे अब इसमें कुछ डेफिनेशंस को मैंने डाला है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आपकी हैनॉक डायक जोन्स की, जो डिफाइन करते हैं करिकुलम चेंज एज द ट्रांसफॉर्मेशन। करिकुलम चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है करिकुलम स्कीम का। जो भी हमारी करिकुलम स्कीम है ये क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब उसके डिजाइन का, उसके गोल्स का, उसके कंटेंट का। ठीक, देन आता है आपका अकॉर्डिंग टू डिजिवा, करिकुलम चेंज इज नॉट अ मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निकल इंफॉर्मेशन। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि करिकुलम चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम उनको देना चाह रहे हैं, नहीं। हम हो सकता हो यहाँ पे मतलब हम जो भी सोसाइटी के एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं, जो वैल्यूज है, ठीक है, स्किल्स है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। ठीक, तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ हम उन्हें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही देना चाह रहे हैं, रेदर इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, कैसे कैसे सोसाइटी के एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज कैसे चेंज हुए हैं, स्किल्स हैं, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिजिवा जी ने बोली है। देन आते हैं आपके हॉयल, इन्होंने करिकुलम डिफाइन किया करिकुलम चेंज को एज अ जेनेरिक टर्म। इन्होंने क्या बोला, करिकुलम को एक जेनेरिक टर्म बोला है। ठीक है, embracing a whole family of concept जिसमें innovation आता है, development आता है, renewal आता है, which are used in relation to curriculum. He rightly argues that the curriculum is continuously changing to suit the need of the changing society and changing knowledge of the learner. इनका मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि करिकुलम को इन्होंने एक जेनरिक टर्म की तरह यूज किया है, जो सब इसमें सारे कंसेप्ट आते हैं आपके, इनोवेशन, डेवलपमेंट, रिन्यूअल, सब कुछ आता है, जहाँ पे हम मतलब एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, जैसे हम सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उनकी नॉलेज चेंज हो रही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम करिकुलम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी सोसाइटी क्या है, एक डायनेमिक है ना, तो धीरे उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस के बारे में बात की जा रही है। देन आते हैं आपके एवेल, वो क्या बोलते हैं, द मोस्ट ऑफ द करिकुलम चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड पीस मील। ठीक है, इन फैक्ट विदाउट अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट कॉलेजिएट लर्निंग रियली मीन्स, है ना, एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेटेजीज आर दोज आर लाइकली टू प्रोमोट इट। तो ये सारी बातें हो गई आपकी करिकुलम चेंज में। तो करिकुलम चेंज में क्या है, जिसमें कुछ हम न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करें, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करें। ठीक, तो ये सारी चीजें आती है आपकी करिकुलम चेंज में। अब बात करते हैं, MC मैकनील आइडेंटिफाइड सेवरल टाइप ऑफ करिकुलम चेंज। बहुत सारी करिकुलम चेंज के बारे में बात की, जिसमें हम 5 करिकुलम टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज को देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन, देन है आपका अल्टरेशन, देन है आपका परचुबेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू ओरिएंटेशन। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे समझा दे रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल में क्या होता है, कोई टीचर नहीं आया, है ना, जैसे आपके सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए, तो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे टीचर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, जबकि उसको फिजिक्स पढ़ाना नहीं आ, मतलब फिजिक्स का वो टीचर नहीं है वो हिस्ट्री का टीचर, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, उसको मतलब उस पीरियड में उसका सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ओल्ड, मतलब कुछ पुराने में कुछ नया, मतलब नए एलिमेंट को वहां पे ले आना। ठीक है,
आना हमारे फिजिक्स के टीचर को चाहिए था, वहां पे कौन जाते हैं, हिस्ट्री के टीचर आ जाते हैं। अल्टरेशन में क्या होता है, मतलब पुराने वाले में हम क्या करते हैं, कुछ नए एलिमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ जो नए एलिमेंट हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है कि कुछ सारे टॉपिक्स वहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप 7th स्टैंडर्ड में हो, और जैसे ज्यादातर आईसीएसई बोर्ड में होता है ये, ठीक है, आप 7th में हो और उसके बाद जब 7th में, मतलब आप 7th में हो तो आपने क्या पढ़ा, जो भी बुक्स पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा से कोई आएगा 7th में तो उसके लिए वहां पे कुछ टॉपिक को चेंज, पूरी बुक को नहीं चेंज करते हैं, मतलब 7th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स को वहां पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है अल्टरेशन। अब बात आती है पर्चुर्बेशन, मतलब ये सारे जो चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा, टीचरों को दिक्कत होगी, जैसे कोविड हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना, हो गया ना, कोविड की वजह से क्या हुआ, सारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन आ गई, बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जिसको ऑनलाइन मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे तो उनको दिक्कतें हो रही थी, तो बाद में, लेकिन बाद में उन्होंने उसको सीखा। रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे स्कूल सिस्टम को चेंज करने, रीस्ट्रक्चर करने के बारे में बात करते हैं। वैल्यू ओरिएंटेशन मतलब वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन अ न्यू एलिमेंट, जब किसी न्यू एलिमेंट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक, तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। अल्टरेशन एग्जिस्ट व्हेन अ न्यू कंटेंट, आइटम्स, मटेरियल और प्रोसीजर आर एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड प्रोग्राम, ठीक है, तो ये किसमें आ जाता है, आपका अल्टरेशन में आ जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आईसीएसई बोर्ड की जितनी भी बुक्स होती, मतलब सभी को होती हैं, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड नहीं, मतलब जो भी बुक्स है, मतलब कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, आईसीएसई बोर्ड नहीं, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, उसमें क्या होता है कि कुछ जो नए टॉपिक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अल्टरेशन में आ जाता है। पुरानी चीजों में जब हम कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, करते हैं, वो होता है अल्टरेशन। देन आता है आपका परचुबेशन आर चेंजेस दैट में, एक मिनट, perturbation are changes that may at first interrupt the existing program but later it can be attended accordingly by teacher to the ongoing program within a short time span. For instance, teacher needed to change their class schedules. The changes may affect the time allocated for teachers other subject or it may affect the other teachers class schedule but it could be adjusted shortly. मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती हैं, मतलब परसुरेशन में क्या होता है, कुछ चेंजेस ऐसे, मतलब कुछ जो चेंजेस होते हैं वो, मतलब वो कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है, जब उसमें कुछ, मतलब एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसमें क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे वही कोविड वाला एग्जांपल हो गया ना, मतलब वो एक तरीके से मतलब टीचर प्रिपेयर नहीं होते हैं उसके लिए, है ना, तो वहां पे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो, मतलब पहले तो वो इंटरप्ट करते हैं, पहले तो वो दिक्कत करते हैं, उसको अडॉप्ट करने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन धीरे 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 मतलब ये वो फिर उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आज के टाइम पे क्या सारे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने आती है, टेक्नो फ्रेंडली हो गए सारे टीचर्स, क्या कैसे हुआ, धीरे धीरे हो गया ना, तो ये आती है परसुरेशन में। पहले उन्हें दिक्कत हुई, पहले महीने में हो सकता है उनको दिक्कत हुई, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर उन्होंने सीखा, आज के टाइम वो आसानी से कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, व्हेन द चेंजेस मॉडिफाई द होल स्कूल सिस्टम, जब होल स्कूल सिस्टम की बात करते हैं तो वो आता है रीस्ट्रक्चरिंग में। सच एज स्कूल इंट्रोड्यूस अ न्यू करिकुलम टू देयर टीचर्स एंड पीपल, ये हो सकता है। चेंजेस डिमांड द टीचर अडॉप्ट न्यू कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग रोल, न्यू करिकुलम कंटेंट एंड न्यू टेक्स्ट बुक, मतलब ओवरऑल जब हम स्कूल सिस्टम में चेंज लेके आते हैं तब होता है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब पूरे स्कूल सिस्टम को मॉडिफाई करने की बात करते हैं वहां पे, ठीक। देन आता है आपका वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन अ टीचर्स और स्कूल स्टाफ आर साउथ टू अडॉप्ट द न्यू फंडामेंटल फिलोसफीज, जो नई फंडामेंटल फिलोसफीज हैं, करिकुलम ओरिएंटेशन है, उसको अडॉप्ट करते हैं। द चेंजेस कुड अकर इफ ओनली दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू वैल्यूज, अदरवाइज चेंजेस विल बी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि जो न्यू फिलोसफीज है, जो न्यू करिकुलम है, उसको अगर हम अडॉप्ट कर लें, उसके बाद उस पे काम करते रहें, ठीक है, तब तो वो ठीक है, तब तो चलेगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद चली जाएगी। मतलब जैसे, मतलब न्यू वैल्यूज को, ठीक है, अडॉप्ट करना, उसको बनाए रखना, परमानेंट रखने की बात कर रहा है। सुलेमन टी एफ सुलेमन, ग्रूबा पिएटल, सॉरी,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करिकुलम चेंज, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ होल न्यू डिग्री प्रोग्राम, ये कुछ अलग से मैंने लिख दिया है, ऐसे रीड कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ होल न्यू डिग्री प्रोग्राम और स्पेशलाइज स्ट्रीम एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल हो गया, ठीक है। होल न्यू कोर्स डिग्री प्रोग्राम जो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट, उसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात की गई। न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, उसको मतलब उसमें कुछ न्यू सब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। चेंजेस विद इन अ फर्स्ट ईयर और अदर कोर सब्जेक्ट्स में की बात की गई, सच एज चेंज टू द फर्स्ट लैंग्वेज थॉट टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सी पहली लैंग्वेज अंडर ग्रेजुएट जो है हमको पढ़ानी चाहिए। चेंजेस टू और विद इन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें चेंजेस के बारे में बात की गई। तो कुछ ये चेंजेस इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। देन आते हैं आपके अप्रोचेस ऑफ करिकुलम चेंज। कौन सी अप्रोचेस है? द ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम चेंज मी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, जिसमें आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच और डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच। 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रास रूट और डिमॉन्स्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या, बच्चा पैसिव रहेगा यहाँ पे, मतलब जो भी चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे होंगी। इन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच द एडमिनिस्टर और हेड ऑफ द स्कूल मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे जो भी जो अप्रोच है, ठीक है, इस अप्रोच में चेंजेस के लिए सबसे पहला मूव कौन लेगा? आपका जो स्कूल का हेड होगा। When he realized the need of curriculum change and sets up machinery to make the needed revision, ठीक है, जब उसको लगेगा, जो भी हमारा हेड है स्कूल का, जब उसको लगेगा कि हाँ करिकुलम में चेंज की आवश्यकता है, तो उस टाइम पे वो कुछ एक्शंस लेगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे इस अप्रोच में एडमिनिस्टर लेगा, ठीक है, आपका हेड ऑफ जो होगा स्कूल का। ही अरेंजेस फॉर फैकल्टी मीटिंग, उसके लिए वो क्या करेगा, फैकल्टी मीटिंग बुलाएगा। इन विच द नीड ऑफ द करिकुलम इंप्रूवमेंट इज प्रेजेंटेड, देन अ स्टीयरिंग कमिटी इज अपॉइंटेड, कमिटी भी अपॉइंट करेगा, है ना, इज अपॉइंटेड कंसिस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड टीचर, ठीक है। वो जब उसको लगेगा कुछ करिकुलम में चेंजेस की जरूरत है, उसके लिए वो क्या करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा जहाँ पे सारे फैकल्टी मेंबर्स आएंगे, करिकुलम इंप्रूवमेंट प्लान के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद एक कमेटी होगी, वहाँ पे टीचर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। दिस कमेटी फॉर्मुलेट जनरल प्लान, ये कमेटी क्या करेगी, कुछ प्लान फॉर्मुलेट करेगी, डेवलप करेगी गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव कवरिंग द एंटायर स्कूल सिस्टम। अब ये कमेटी क्या करेगी, दिस फॉर्मुलेशन बिकम द करिकुलम डेवलपमेंट मैनुअल, मतलब एक ये कमेटी एक तरीके से पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देगी, कुछ प्लान्स देगी, गाइडलाइंस देगी, ठीक है, को जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव है जो पूरे स्कूल सिस्टम्स को के लिए, ठीक है, उसको मतलब प्लान करेगी। इन एडिशन द स्टीयरिंग कमिटी वर्क आउट प्लान फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इन करिकुलम work, determine the number and kind of consultant to be employed and kind of activities best calculated to familiarize teachers with the theory and practice of curriculum building and provide for setting up the production committees। देखो इसमें कमेटी का काम क्या होगा ओवरऑल, देखो इसमें एक तरीके से when the courses of study are complete these reviewed either by the steering committee। देखो इस वाले में सिंपल से टर्म में ऐसे समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहने का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो पहला स्टेप जो लेगा वो कौन होगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आपका जो हेड होगा, ठीक है, स्कूल का जो हेड होगा सबसे पहला स्टेप वो ही लेगा यहाँ पे, है ना। वो क्या करेगा, जब वो देखेगा कि करिकुलम में, वो उसको ऐसा रियलाइज होगा कि करिकुलम में चेंजेस की नीड है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, करिकुलम को रिवाइज करने की जरूरत है अब, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा, फैकल्टी मेंबर्स आएंगे, उनसे डिस्कशन होगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग करिकुलम में, उन सारी चीज़ों पे बात होगी। उसके बाद वो एक प्लान मतलब अपना प्रेजेंटेशन सारे टीचर्स दे देंगे कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद एक कमेटी होगी, कमेटी में क्या होंगे, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो पूरी एक कमेटी मतलब सेटअप हो जाएगी। वो क्या करेंगे, कुछ मतलब स्कूल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कुछ प्लान्स, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सारे मतलब कोई एक जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब जो होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ प्लान्स और प्रिंसिपल्स जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उन सारी चीजों को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके टीचर्स को ट्रेनिंग देना आ सकता है, कितने नंबर ऑफ मतलब कौन कौन सी नई चीजों को यहाँ पे लाया जा सकता है, कौन सी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैं
जिनसे टीचर्स को फैमिलराइज होना चाहिए, जो बच्चों की को बेनिफिट करेंगी, ठीक है, बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करेंगी, स्कूल की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूवमेंट करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कमिटी पूरा एक तैयार करके रखेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्कूल के जो मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, स्कूल को ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे, है ना, स्कूल को ध्यान में रखा जाएगा। और पहला जो मोमेंट होगा यहाँ पे करिकुलम को चेंज करने के लिए, ठीक है, वो कौन रियलाइज करेगा, आपका हेड ऑफ द जो होगा स्कूल का वो, ठीक। तो यहाँ पे डिस्कशंस होंगे, टीचर से बातचीत होगी, ठीक है, लेकिन पूरा सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल कंफर्मेशन देगा वो कौन देगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर देगा, ठीक है। जो कमिटी में जितने सारे ऑफिसर्स हैं, टीचर्स होंगे वहां पे, हेड ऑफ जो टीचर्स होंगे वो देंगे, ठीक। देन आता है आपका ग्रास रूट अप्रोच। इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ग्रास रूट अप्रोच इज कम्युनिटी वाइड, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। इट इम्ब्रेसेस नॉट ओनली टीचर, देखो उसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव में सिर्फ टीचर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, हेड ऑफ द स्कूल्स थे, लेकिन बच्चों का यहाँ पे बच्चों से कोई फीडबैक नहीं लिएगा कि करिकुलम में क्या चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, बच्चों से कोई बातचीत यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक। लेकिन हम ग्रास रूट अप्रोच में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ टीचर नहीं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो अदर मेंबर है कम्युनिटी की, उन सब वो सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन जनरल प्रोपोजिशन। वन सच प्रोपोजिशन इज दैट इफ टीचर्स शेयर in shaping the goal to be attained, in selecting, define the solving the problem to be encountered and judging the evaluating the result, their involvement in curriculum change will be the most nearly assured, ठीक है। मतलब ओवर देखो इसमें क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म की तरह है, ठीक है। ये ग्रास रूट अप्रोच मतलब क्या, जमीनी स्तर से देख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे टीचर्स भी आएंगे, आपके स्टूडेंट्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, जो भी कम्युनिटी के मेंबर आएंगे वो भी आएंगे, ठीक है। टीचर कौन होते हैं, टीचर जो एक करिकुलम में पार्ट ले रहा है वो कौन है, वो गोल बच्चों को शेप करता है कि उस जो पर्टिकुलर गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अटेन करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में कौन से मेथड्स को सेलेक्ट करना है, करेक्ट, ठीक है। तो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, टीचर्स का होता है। द ग्रास रूट प्रोसीजर बिगिंस विद इंडिविजुअल स्कूल इन ईच नेबरहुड, ईच स्कूल इज encouraged टू वर्क एट अ यूनिट इन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोग्राम, यूनिट की तरह ये लोग काम करते हैं, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, student and parents of a particular locality can work face to face on their common problem। इसमें क्या होता है, ग्रास रूट अप्रोच में जो भी टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, वो किसी एक कॉमन प्रॉब्लम पे मिलके काम करते हैं, ठीक है। इन दिस अप्रोच फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग लीडरशिप, फ्री टाइम, मटेरियल एंड वट एवर द वेरियस स्कूल में। मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस चेंज को लाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो उसको मौजूद कराता है, ठीक है। कॉमनली यूज टेक्निक इन दिस अप्रोच द वर्कशॉप, देखो इसको ध्यान रखना है, ये वर्कशॉप इस टेक्निक में यूज होती है। इस अप्रोच में क्या आता है, वर्क कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बच्चे होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। ग्रास रूट अप्रोच ऑल्सो मेक्स वाइड यूज ऑफ कंसल्टेंट्स एज वेल एज द बुलेटिन एंड द स्टडी गाइड इशूड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सच टॉपिक, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी नीड्स के बारे में बात करता है, रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इनोवेशन है जो करिकुलम थ्योरी में, एंड प्रैक्टिसेस। देखो अब ग्रास रूट अप्रोच की देखो, इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में जो भी कुछ था, स्कूल के अंदर के जो लोग हैं आपके, ठीक है, जो हेड है, उनके बाद वो वही यहाँ पे उनका ही इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन जब यहाँ पे ग्रास रूट अप्रोच में जाते हैं तो यहाँ पे सभी कोई आ जाते हैं, मेंबर्स आते हैं कम्युनिटी की, पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, टीचर्स आते हैं, हेड आते हैं, सारे कुछ आ जाते हैं, जिसके लिए लोग वर्कशॉप कर सकते हैं। वर्क कॉन्फ्रेंस एक टेक्निक की तरह यहाँ पे यूज किया जा सकता है, किसी कॉमन प्रॉब्लम पे काम करते हैं। और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इन सारे चेंजेस को करने के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज होता है, जो भी चीजों का जरूरत होता है उसको देता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। डेमोन्स्ट्रेट एंड
demonstration approach. The purpose of this approach to introduce changes in a regular program on a small scale. अब ये देखो, ये जो अप्रोच थी ये एक वाइडर ब्रॉड लेवल पे थी, ठीक। ये कहाँ पे है, डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच ये स्मॉल स्केल पे होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नया लाने के लिए, वही नहीं सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते रहना, कुछ अपने आप से मतलब करने, खुद से करने की चीज यहाँ पे आती है, डिमॉन्स्ट्रेट करके देखना, ठीक है। देयर बाय होल्डिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द फैकल्टी और कम्युनिटी टू मिनिमम। सिंस दिस अप्रोच डिस्कवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रपोज चेंजेस ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन द होल सोसाइटी, इट टू रिफ्लेक्ट द शॉर्ट ऑफ कॉशन एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो भी हम चेंजेस लेके आना चाहते हैं उसको ब्रॉड लेवल में ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल स्केल में उसको करके देख लेते हैं कि हाँ ये इफेक्टिव है या नहीं है ना। यहाँ पे कुछ जो भी चेंजेस हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम में, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है हमारा, उसमें जो भी हम चेंजेस करना चाह रहे हैं उसको पहले हम क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी में अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक छोटे से ग्रुप पे अप्लाई करके देख लेते हैं या एक स्मॉल स्केल पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाँ, डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि हाँ ये सही रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें क्या होता है, कोई भी फैकल्टी मेंबर, कम्युनिटी का डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर हम जैसे कुछ चेंजेस हैं, हम क्या करें, सबसे पहले ही कम्युनिटी पे वो चेंजेस अप्लाई कर दे, ठीक है। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों पे इसको टेस्ट करके देखा गया था ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना टेस्ट किए ही उसको सभी लोगों को दे दी, मतलब सभी लोगों को वैक्सीन वो लगी थी, ऐसा नहीं हुआ था ना। पहले क्या किया गया था, कुछ सैंपल्स को, कुछ लोगों पे को ये वैक्सीन लगाई गई थी, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया गया था, उनके एटीट्यूड्स मतलब उनको ऑब्जर्व किया गया था, उसके बाद उसे पूरे कम्युनिटी पे, पूरे लोगों पे फिर वो अप्लाई हुआ था, ठीक। जिसमें यहाँ पे दो फॉर्म्स आते हैं इस अप्रोच में। द फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट विद इन अ स्कूल, है ना। A separate faculty and administration are deliberately set up to operate the experimental project. The purpose of this separate unit is to develop new program, method and material in the hope that the whole school will be influenced by them. इसमें क्या होता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट मतलब स्कूल के अंदर ही, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, ठीक है, किसी भी नए चेंजेस पे काम किया जाता है कि किस पर्पस से, कि ये हमारे स्कूल को हेल्प करेगी, ठीक है, पूरे स्कूल को इन्फ्लुएंस करेगी। द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस अप्रोच इज द सेम एज द फर्स्ट इन पर्पस, बट द लाइन सेपरेटिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्कूल आर नॉट एज क्लियरली ड्रॉन, नॉट एट ऑल। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी डिजाइन एज सच एंड नॉर इज प्रोजेक्ट अंडर द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। अ फ्यू टीचर्स हु आर डिससेटिस्फाइड विद द रेगुलर प्रोग्राम एंड हु आर देयरफॉर मोस्ट enthusiastic for the curriculum change or are given the opportunity and encouragement to make innovations। मतलब पहले वाले में क्या होता है कि मतलब कुछ एक सेपरेट फैकल्टी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, यहाँ पे कुछ टीचर्स होते हैं जो रेगुलर प्रोग्राम है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो एंथुसियास्टिकली उस करिकुलम में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये द फर्स्ट स्टेप इन दिस अप्रोच इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू यहाँ पे पहले स्टेप में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे हमारे, टू आइडेंटिफाई दोज टीचर हु विश टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। दीज टीचर्स आर देन प्रोवाइडेड विद इनफ फ्री टाइम, लीडरशिप एंड मटेरियल टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ द क्लासरूम प्रैक्टिस। इफ सक्सेसफुल, दीज डेवलपमेंट विल बी होपफुली इन्फ्लुएंस द अदर टीचर टू री-एग्जामिन देयर ओन प्रोग्राम एंड मॉडिफाई देम। देखो ओवरऑल इसमें होता क्या, दो सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच क्या होता है, इसमें क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस हैं जो अपने रेगुलर प्रोग्राम में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फैकल्टी मेंबर, मतलब इसको हम क्या करते हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर मतलब इसमें क्या होता है, उस चेंज को हम स्मॉल स्केल पे पहले करके देखते, कम्युनिटी पे करने से पहले, पूरे कम्युनिटी पे अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, उस चेंज को हम पहले छोटे स्तर पे करके देखने की कोशिश करते हैं। जिसमें दो फॉर्म्स आती हैं इस अप्रोच में। पहली फॉर्म आती है, कोई भी, जैसे हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं ना, तो स्कूल को लेते हैं, सबसे पहली आती है कि स्कूल में हम क्या करते हैं कि एक सेपरेट फैकल्टी कर देते हैं, उनको फ्री टाइम दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, ठीक है। मतलब कोई सेपरेट फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करता है, वो कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा, ठीक है, पहले उसको छोटे स्तर पे उस चेंजेस को करके देखेगा, ठीक है, कि ये देखेगा कि क्या ये चेंज हमारे स्कूल को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मतलब हमारे स्कूल के लिए सही होगा नहीं होगा,
ठीक है, तो उसके लिए उनको कुछ फ्री टाइम दिया जाता है, ठीक है, टीचर्स को मटेरियल्स दिए जाते हैं, स्टाफ मेंबर्स को, तो ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड में अप्रोच में क्या होता है, इसमें कुछ टीचर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए वो खुद काम करते हैं वहां पे, ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 3 अप्रोचेस हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो गई, ग्रास रूट अप्रोच हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच हो गई, ठीक है जी। अब आते हैं हम, क्या रोल होता है टीचर्स का करिकुलम चेंज में। भाई टीचर्स का तो बहुत अहम रोल होता है किसी भी करिकुलम चेंज में, ठीक है, क्योंकि ये तो शेपर होता है ना। सबसे पहला आता है सोशल रिफॉर्मर होता है, अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट्स को। सोशल रिफॉर्मर कैसे बोलते हैं, टीचर इज अ सोशल रिफॉर्मर, ध्यान रखिएगा, टीचर का एक सोशल रिफॉर्मर है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द करिकुलम इन अ डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। द टीचर विल मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम कंसिडरिंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर हम करिकुलम चेंज में टीचर का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, टीचर एक तरीके से सोशल मतलब सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखता है, ठीक है, तो वो ये देखता है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कंटेंट हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, वो बेनिफिट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे टीचर क्या करता है, उस करिकुलम में मतलब उस ऐसे करिकुलम को कंसिडर करता है जो नीड और रिक्वायरमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट जो होती सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग वो करिकुलम को में वो चीजों को इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ओवरऑल टीचर्स का एक बहुत अहम रोल होता है किसी भी करिकुलम चेंज में। टीचर यहाँ पे एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करता है, अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट। एक टीचर ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। द टीचर, अगर टीचर को ही हमने करिकुलम, जब कोई चेंज करिकुलम में कोई चेंजेस लाना चाह रहा है, अगर हम टीचर को ही नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक बेहतर करिकुलम नहीं हो सकता। द टीचर आर इक्वल टू द गार्जियन, टीचर एक तरीके से गार्जियन की तरह ही होते हैं। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को समझता है, उनकी नीड को समझता है, ठीक है, उनके एटीट्यूड को समझता है, वो जानता है कि ये बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा नहीं कर सकता है, ठीक है, और उसमें कितना, जो चीजें वो नहीं कर पा रहा उसमें कैसे वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द टीचर, मतलब टीचिंग लर्निंग जैसे 6 घंटे आप स्कूल में दे रहे हो, तो सबसे ज्यादा समझ, मतलब वहां पे अंडरस्टैंडिंग का किसके साथ डेवलप हो रही है, आपके टीचर्स के साथ डेवलप हो रही है। डायरेक्टली आप इंटरैक्ट करते हो टीचर्स के साथ, तो एक तरीके टीचर जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, उनकी एबिलिटीज की, उनको नीड को, उनके एटीट्यूड को, ठीक है, किसी भी करिकुलम में, ठीक है, टीचर एक बहुत अहम रोल यहाँ पे रोल होता है, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। देन आता है एज एन इम्प्लीमेंटर, ठीक है, टीचर यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटर की तरह काम करता है। भाई करिकुलम में चेंज आ गया, अगर उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो तो करिकुलम में हमने कुछ जैसे नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ वैल्यूज को हमने इंट्रोड्यूस किया है, स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया, अगर टीचर उसको का इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तब उस करिकुलम चेंज का क्या ही फायदा निकला, है ना। तो it needs to be implemented after the curriculum change. If the change curriculum is not implemented, it has not, अगर उससे जो भी हमने करिकुलम में चेंजेस आए अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो क्या ही फर्क, तो क्या ही मतलब निकला उसको चेंज करने का, है ना। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। ही कैन बी इम्प्लीमेंट द करिकुलम अप्रोप्रिएटली, इन दिस वे ही हेल्प्स टू चेंज द करिकुलम, मतलब एक टीचर ही है जो उस करिकुलम को अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट कर सकता है ना। तो टीचर एक इम्प्लीमेंटर की तरह यहाँ पे काम करता है, एज अ करिकुलम इवेल्युएटर की तरह काम करता है। मतलब करिकुलम अगर चेंज हमने कर दिया है, ठीक है, तो उसको इवेल्युएट भी तो करना पड़ेगा। अगर उसके आउटकम को देखना है कि हमने कोई भी चीज नया, यहाँ पे कोई नई स्किल्स हमने बच्चों को पढ़ाया है, जैसे यहाँ पे हमने एक्टिविटी मेथड यूज किया है और यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया है, ठीक है। एक्टिविटी मेथड में क्या एक नया टर्म यहाँ पे, मतलब नई चीज, स्किल यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई है। अगर हमने एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया है तो हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इससे बच्चे को कितना ज्यादा समझ में आया, या पहले वाली मेथड से क्या ये ज्यादा इफेक्टिव थी या नहीं थी,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम चेंज इज करिकुलम इवेल्युएशन। द करिकुलम इज इवेल्युएटेड टू सी if there are any current curriculum errors. This is how it is understood whether the curriculum needs to be changed. The teacher is in the charge of evaluating the curriculum. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसको टीचर चेक करता है, जो भी करिकुलम में चेंजेस आते हैं उसको इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्या हो गया, टीचर क्या होता है, एक सोशल रिफॉर्मर होता है, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इसलिए टीचर का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्प्लीमेंटर होता है, जो भी चेंजेस आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, इवेल्युएट करने का काम करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया रोल ऑफ द टीचर इन द करिकुलम चेंज। देन आते हैं रोल ऑफ द स्टूडेंट इन करिकुलम चेंज। बच्चे का भी रोल होता है, खाली टीचर का ही तो रोल नहीं हो सकता ना कि टीचर ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अब बच्चे उसे अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, तो क्या करिकुलम चेंज का फायदा निकला? नहीं निकला। टीचर ने एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया, बच्चे ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का भी जरूरत है, उस करिकुलम को बच्चे समझें। स्टूडेंट हैव देयर ओन नॉलेज, बच्चे के पास खुद की नॉलेज होती है, खुद की स्किल्स होती है, जिसे वो अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, नहीं, उसके पास खुद की नॉलेज है, स्किल्स हैं उसके अंदर, जैसे वो खुद की एक्सपीरियंसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, द इशू ऑफ गेटिंग स्टूडेंट इन्वॉल्व इन करिकुलम प्लानिंग इज नॉट न्यू। ठीक है, it can be traced for back to the idea of Kilpatrick and Rogue's child-centered culturalist who outlined the role and concept of the curriculum, making that involve student in planning themes, unit, lessons, plans, school project. देखो, ओवरऑल करिकुलम जो भी होना चाहिए वो चिल्ड्रन सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की नीड को ध्यान रख के होना चाहिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ द स्टूडेंट इन करिकुलम चेंज। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटर का, इसका तो रोल होना ही होना है। ठीक है, इसका सक्सेसफुल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू हाई स्टैंडर्ड, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप टू इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो अगर ये मतलब किसी भी सक्सेसफुल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यूज, मतलब हाई वैल्यूज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए, अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें करिकुलम चेंज में, ठीक है, तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर गुड कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड रिलेशनशिप्स है, ठीक है, ठीक है, और हाई वैल्यूज, हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहा, जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या कर पाएगा, फिर इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ठीक है, इस एक तरीके से उसको मतलब जिससे क्या होगा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में, डेवलपमेंट में, अचीवमेंट में सुधार आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर हैं, आपके स्टूडेंट हैं, वो उन करिकुलम चेंज को तभी तो फॉलो कर पाएंगे जब ये ऊपर से ढंग से चल के आएगा, है ना। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं उस करिकुलम को फॉलो करेगा, करिकुलम चेंज को फॉलो करेगा, तो टीचर स्टूडेंट कैसे फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इन द करिकुलम चेंज। ठीक, अब करिकुलम रिसर्च क्या होती है। करिकुलम रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, मतलब एक रिसर्च क्या करती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। द रिसर्च अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेटस ऑफ द करिकुलर थिंकिंग इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। हम रिसर्च से क्या कर सकते हैं कि जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, करंट जो स्टेट है आपकी यूनिवर्सिटी का या फिर स्कूल का, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रिसर्च, हमको कोई भी रिसर्च करनी होती है, मतलब अगेन एंड अगेन हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, किसमें करेंगे, जो हमारा करंट चीजें चल रही हैं। ठीक है, इट ट्राइज टू फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन, नॉट दैट नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गई, प्रोग्रेशन हो गया, क्या मतलब क्या स्किल्स यूज हो रही है, क्या नॉलेज है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन डिजाइनिंग अ क्वालिटेटिव करिकुलम। ठीक है, ये कहा कैसा है, क्वालिटेटिव करिकुलम है। एजुकेटर मस्ट रिव्यू द करिकुलम ऑन टाइमली बेसिस एंड मेक इंटेलिजेंट यूज ऑफ असेसमेंट इन करिकुलम डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। मतलब करिकुलम रिसर्च का भी करिकुलम रिसर्च एक तरीके से हेल्प करता है कि जो भी करिकुलम के कंटेंट है उसकी हम एक
बट उसके हम समझ एक रख पाए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि रिसर्च से हम क्या करते हैं, जो भी मतलब करंट चीजें चल रही है हमारे स्कूल में, जो पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, उन सब में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसको रिसर्च करके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी। अब स्कोप क्या होता है करिकुलम रिसर्च का? रिसर्च इन करिकुलम इज डिफिकल्ट primarily because the term curriculum refers to everything important in education। मतलब रिसर्च एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट टर्म हो जाता है, क्योंकि करिकुलम में तो हम सारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं ना, बहुत छोटा करिकुलम, बहुत छोटा पार्ट नहीं है करिकुलम, अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है यहाँ पे। हम यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं आपके स्कूल्स में, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो क्या हम सब पे रिसर्च करके देखेंगे? ठीक है। रिसर्च इज एन इन डेप्थ इंक्वायरी। रिसर्च क्या, एक डेप्थ इंक्वायरी है किसी प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम के को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके पे रिसर्च करते हैं ना, तो वो विच नीड्स एन एमिकेबल सोल्यूशन। करिकुलम रिसर्च रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रोसेसिंग। मतलब अगर हम देखो, रिसर्च क्या होता है, किसी हम क्या कब करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन को खोजने के लिए, ठीक है, सर्च करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। कोई भी हमने प्रॉब्लम है उसको हमको उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम करिकुलम के उसमें पर्सपेक्टिव में बात करें रिसर्च की, तो वहां पे क्या चाहिए होता है, एक्सपर्टीज हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, जो प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, प्रोसेसिंग, इन सारी चीजों पे काम कर पाए, यहाँ पे एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि करिकुलम अपने आप में ही बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ठीक। द स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च इज वेरी ब्रॉड इन नेचर। अपने आप में ही बहुत ब्रॉड है, एज इट इन्वॉल्व्स द इन्वेंशन ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। मतलब हमें क्या करना है कि जब एक्सपर्ट होंगे ना, तभी यहाँ पे मतलब रिसर्च में क्या होगा कि कई सारे जब एक्सपर्ट होंगे ना, तो इसमें सारे एस्पेक्ट को कवर कर पाएंगे। करिकुलम ट्रांजेक्शन स्ट्रेटजीज आती हैं आपकी, इफेक्टिव यूज टीचिंग एड्स का कैसे है, न्यू बिल्डिंग कैसे नई नॉलेज को हम बिल्ड कर पाए, रिगार्डिंग द कौन सी मैथडोलॉजी को यूज करें। स्पेसिफिकली स्कोप रिफर्स टू द ब्रेथ ऑफ द करिकुलम। स्कोप का मतलब क्या है कि एक तरह मतलब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो भी करंट करिकुलम है उसको कैसे हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में और अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कैसे उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। इट द organizing threads that constitute the skills and content that teacher is expected to include in their instruction। तो स्कोप में अगर हम बात करें करिकुलम रिसर्च की, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, प्रोसेसिंग सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यू टीचिंग मेथड्स भी आएंगे, आपको कैसे जो मेथड्स हैं उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में यूज कर पाएंगे। करिकुलम ट्रांजेक्शन जो स्ट्रैटेजीज हैं आपकी, उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे ये जो टीचिंग एड्स हैं इफेक्टिवली इसको यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके स्कोप में आ जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं करिकुलम। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। ये कौन यूज करता है, रिसर्च। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप अपने जो आपका यूनिट 6 है वहां पे भी देखोगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, ट्रीटमेंट वेरिएबल, इसको हम लोग ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है, ठीक है। इसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ मेथड यूज्ड बाय रिसर्चर थ्रू मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल एंड कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल। हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दें और सारे वेरिएबल को कंट्रोल करें, ठीक है। द प्रोसेस, ट्रीटमेंट एंड द प्रोग्राम इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो इंट्रोड्यूस द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो in most cases an experiment is constructed so that the some kinds of causation can be explained. Experimental research is too useful for the society as it helps to improve the everyday life। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है, हमारा कॉज है,
ठीक है, कोई चीज हम अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं करिकुलम में तो ये क्या है, इसकी वजह से ही तो चेंजेस आएंगे, तो इसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, हमने कोई स्किल इंट्रोड्यूस्ड की है, ठीक है, तो स्किल वो कोई भी वो तो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब वो कोई भी स्किल हो सकती है। अब उसको जब अप्लाई करेंगे अपने क्लासरूम में, ठीक है, तो वहां पे जैसे अपने मतलब बच्चों वो डिपेंडेंट मतलब जो भी हमारे जब उसका हम इफेक्ट देखेंगे उस स्किल को अप्लाई करके, क्या आउटकम हम जो चाह रहे थे वो हमें मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं और जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, उस पर उसका हम इफेक्ट देखते हैं। मतलब मैनिपुलेट हम किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है सिर्फ हम उसको ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं होता है। उस पे हम क्या करते, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, देन आता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। मतलब फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक रिसर्च बोल देते हैं या फिर प्योर रिसर्च बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई यहाँ पे कोई थ्योरी जो होती है, डेवलपमेंट की बात की जाए, थ्योरी डेवलप करना, है ना, कोई पॉलिसी जो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, मतलब ये ब्रॉडर लेवल पे, ठीक है, ये ब्रॉडर लेवल पे काम करती है। स्टेटेड एज अ प्योर रिसर्च इसे बोलते हैं। इट्स पर्पस इज टू डेवलप थ्योरीज। इसका फंडामेंटल रिसर्च का काम क्या होता है, ये थ्योरीज को डेवलप करता है। ये क्या करता है, थ्योरीज को डेवलप करता है। ठीक है, मतलब जैसे पॉलिसी, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया होगा, इसको डेवलप किया गया होगा ना। तो ये किस में आता है, आपका फंडामेंटल रिसर्च में आता है। ठीक है, थ्योरीज की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो फंडामेंटल रिसर्च में आ जाता है। अगर इसी थ्योरी को हम अप्लाई करने की बात कर दे तो वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल में सिर्फ हम थ्योरी को डेवलप करते हैं और अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो ब्रॉडर लेवल पे होती है हमारी। ठीक है, डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल, इट हैज लिटिल टू डू विद द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ हम डेवलप करने का काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च हैज इंटरेस्टेड द डॉक्टोरल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये जो भी हमारे कैंडिडेट्स डॉक्टरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हेल्प करती है। एंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टीचर्स who have been causal rather than active consumers are participant in research. In this type of research, teacher studies various aspects and then incorporate them accordingly. Under the fundamental research, the curriculum is made learner centered. curriculum कैसा होता है, learner centered होता है, so that the student could understand the topic easily. मतलब इसमें क्या होता है, जो भी थ्योरीज होती है उसको ओवरऑल एक वर्ड में समझो तो थ्योरीज की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, टीचर्स उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। ठीक है, जो भी हमारे पीएचडी के कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उन सब ये सब यूज करते हैं। ठीक है, देन आता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, देखो एक होती है फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, एक होती है फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, मैं समझा दे रही हूँ। एक होती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, वो है नहीं यहाँ पे। एक होती है एक्शन रिसर्च, मतलब इसको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, आप इसका डिफरेंस समझ पाओ। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, यहाँ पे हम डेवलप करते हैं थ्योरीज को। ठीक है, डेवलप करते हैं थ्योरीज को। अब इन्हीं थ्योरीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ब्रॉडर लेवल पे होती है, ब्रॉडर लेवल पे होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ब्रॉडर लेवल पे होता है। ठीक है, मेरे फोन की बैटरी जा रही, लैपटॉप का चार्जर ला दो, चार्जर लैपटॉप का। हाँ, ये क्या होता है, ब्रॉडर लेवल पे होता है। ठीक है, मतलब इसका एप्लीकेशन हम ब्रॉडर लेवल पे करते हैं। ठीक, अब एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। देखो इमीडिएट कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व तो यहाँ पे भी होती है, अप्लाइड रिसर्च में भी होती है, लेकिन जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम जब यहाँ पे एक्शन रिसर्च में बात करते हैं तो ये क्या होती है, लोकल लेवल प्रॉब्लम होती है।
ये क्या होती है, लोकल लेवल प्रॉब्लम होती है। लोकल, अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे लोकल लेवल क्या है हमारा, क्लासरूम है, ठीक है। मतलब एक्शन रिसर्च क्या होते हैं, इमीडिएट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमें चाहिए होता है तो हम एक्शन रिसर्च करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये हमारा क्लासरूम मतलब लोकल लेवल जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं हमारी, ठीक। तो वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल में थ्योरी डेवलप करते हैं, अप्लाइड में क्या करते हैं, हम उन्हीं थ्योरीज को अप्लाई करते हैं एक ब्रॉडर वे में, ठीक। एक्शन में क्या होता है, जो भी हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है इन अ लोकल, ठीक है, लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे उनका इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका करिकुलम रिसर्च। एक मिनट रुकना। अब आता है आपके इसके आगे सर्च कॉन्फ्रेंसेस। सर्च कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है, इट इज अ मैथड। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है। क्या होती है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है, विच इनेबल्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस प्रॉब्लम एंड प्लान फ्यूचर एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे मेंबर्स होते हैं, ग्रुप में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एज अ प्लानिंग टेक्निक अ सच कॉन्फ्रेंस रिवर्स द ट्रेडिशनल प्लानिंग अप्रोचेस बाय इनकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप। मतलब ये जो सर्च कॉन्फ्रेंस है ये क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है, वहां पे सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, किसी आइडेंटिफाइड जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। फिर आता है क्वेश्चनआयर सर्वे। द क्वेश्चनआयर ये एक टेक्निक है, ये क्या है, एक टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। Selection of an appropriate sample from the population and entails the development of structured set of questions on a specific issues। मतलब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनआयर सर्विस का एक टेक्निक की तरह यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके लिए हम सैंपल से क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अ थोरो सर्च ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ऑल एग्जिस्टिंग डेटा हैज बीन डिस्कवर्ड प्रायर टू डेवलपिंग अ क्वेश्चनआयर। इट इज अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरीके से ये जो क्वेश्चनआयर और सर्वे में क्या होता है, हम इसे क्वेश्चनआयर को एक टेक्निक की तरह यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने सैंपल्स से, ठीक है, उनको क्वेश्चनआयर फिल करने के लिए देते हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चनआयर सर्वे, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे पूरा 5D डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक कवर हो गए, ये जितने भी थे आपके ये सारे कवर हो गए। तो 5D यहाँ पे ओवरऑल कंप्लीट हो गया। आई होप ये जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि सेशन आपको कैसा लगा, है ना, वो लिख के बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ कैसा लगा ये आपको सेशन, ठीक है। तो 5D पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा मतलब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, यूनिट 5 के PYQs। जितने भी PYQs हमारे मेरे पास हैं उस पे हम क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ क्वेश्चन का आंसर बता के छोड़ दें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उन PYQs पे, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस हैं उस पे बात करेंगे, ठीक है। जितने भी PYQs हैं सिर्फ यूनिट 5 के आपके, सिर्फ उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट की उनको शेयर करो, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपको क्विजेस देती हूँ करंट अफेयर्स की, और कुछ पेपर 1 के नोट्स भी वहाँ पे देती हूँ, ठीक है। अगर ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।